हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल फिट एंड फाइन, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। चलो, तो आज की इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, और हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट्स को करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर आप कंडक्टिंग स्लैब रख देते हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हो, तो क्या इम्पैक्ट उसका आता है, और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स और उसका इफेक्ट क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है इसको समझना। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, फिर आपको डाइलेक्ट्रिक्स समझ में आ जाएगा। मान लो ये एक आपके पास आयरन की रॉड है। क्या है आपके पास? आयरन की रॉड। क्या आप इसे अपने हाथों से तोड़ सकते हो आयरन की रॉड को? नहीं ना। अच्छा, बट अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दूं कि इसको हमने क्या रखा, फायर में रख दिया, एक सर्टेन टेम्परेचर के पास जाकर जब इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं या यस और नो? बोलो बोलो, यस ना। अच्छा, यहां पर जो वर्ड आता है वो वर्ड आता है इसकी स्ट्रेंथ। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। मतलब अगर आयरन की रॉड है तो उसको भी एक पर्टिकुलर लेवल के बाद उसे ब्रेक कर सकते हैं, जनरली उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। सिमिलरली क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर को क्या बोलते हो आप? इंसुलेटर को बोलते हो कि एक ऐसी बॉडी जिसमें से करंट पास ऑन नहीं कर सकता, यही बोलते हैं। अच्छा जी, पर उसकी एक अपनी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब कि जो वो रेजिस्ट कर रहा है करंट को, उसकी भी एक स्ट्रेंथ है, उसकी एक लिमिट है कि अगर हमारे पास मान लो 10 यूनिट ऑफ करंट आता है, 20 यूनिट ऑफ करंट आता है, 30 यूनिट ऑफ करंट आता है, वहां तक तो वो उसको रेजिस्ट कर देगा, करंट को पास ऑन नहीं होने देगा। मान लो जो उसकी स्ट्रेंथ है, मान लो उसकी स्ट्रेंथ थी 100 तक वो क्या करता रहा, रेजिस्ट करता रहा, करंट को पास ऑन नहीं होने दिया। पर अगर हमारा करंट ज्यादा आ जाए, 100 से भी ज्यादा आ जाए, मान लो 150 आ गया, तब तो जाएगा ना, करेगा ना। तो यही है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या है हमारे पास, द इंसुलेटर इन विच एट माइक्रोस्कोपिक लेवल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि आपने इतनी स्ट्रेंथ दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इतनी फोर्स उस पर अप्लाई कर दी कि जो उसके अंदर हमारे पास अरेंजमेंट था वो उसी की डायरेक्शन में मूव करना उसने स्टार्ट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टर्स, इस बात को याद रखना, बट अप टू अ सर्टेन वैल्यू फील्ड डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। देखो, सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, कोई अच्छा होगा, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, कोई बेकार होगा, कोई जल्दी ही जिसके अंदर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देंगे, कोई ऐसा होगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। इफ़ द फील्ड एक्सीड्स this limiting value, this is called dielectric strength. They lost their insulating property and begin to conduct. देखो, ये बात समझ में आने की वजह से आपकी जो आज की क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स में जो डाइलेक्ट्रिक यूज होगा वो आपको समझ में आएगा। वर्ड क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जब तक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेंटेन है तब तक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो नहीं करने वाला। फंडा समझ में आ गया। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ब्रेक कर दिया तो वो किसकी तरह बिहेव करने वाला है, कंडक्टर की तरह। चलो जी, तो अब हमारे पास क्या आ गया, यूनिट कितनी है इसकी, वोल्ट पर मीटर, और डायमेंशंस कितने हैं, m1 l1 t-3 a-1। अब यहाँ पे ना एक दो पॉइंट्स थोड़े से मैंने एडिशन लिखे हैं आपके लिए, वो थोड़ा सा देखना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये आपने पहले भी पढ़ा है, क्या होता है K, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर, विच इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाय एफ एम। एफ नॉट का मतलब क्या, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। इसी को अगर आप दूसरी जगह यूज करना चाहो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में तो ई नॉट बाय ई एम। ठीक, बट जब आप इसे कैपेसिटर के टर्म्स में यूज करोगे, इसका प्रूफ आएगा आगे, तो कैपेसिटर के टर्म्स में यूज करोगे तो मीडियम डिवाइड बाय वैक्यूम होता है। फंडा क्लियर? ओके। अच्छा, के की वैल्यू, दो तीन वैल्यूज हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। नंबर 1, वैक्यूम और एयर में के की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 1। कितनी लेते हैं, 1। अच्छा, वाटर के लिए वैल्यू कितनी लेते हैं, 80 या 81 डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। और मेटल्स के केस में, कंडक्टर्स के केस में के की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। ये बात याद रखने की है। अब समझो पोलर क्या होता है।
देखो पोलर को समझो, ये वैसे तो मैंने शुरू के जब डाइपोल वगैरह करवाया था तभी भी सिखा दिया था। पोलर का क्या होते हैं, पोलर जो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास, उसके अंदर जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव है। देखो पहले थोड़ा सा डाइपोल को रिकॉल कर लो, फिर आपको पोलर नॉन पोलर सारे क्लियर हो जाएंगे। डाइपोल क्या था, डाइपोल मोमेंट कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों के बीच में कोई सर्टेन डिस्टेंस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a। तो पोलर हमारे पास क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, पर स्टिल डाइपोल मोमेंट रहेगा। फंडा क्लियर होती है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, वाटर ले सकते हो, एल्कोहल ले सकते हो, HCl ले सकते हो, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। नॉन पोलर क्या होगा, नॉन पोलर होता है जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाते हैं। तो मतलब कि उनके बीच में डिस्टेंस होता नहीं है, डिस्टेंस नहीं होगा तो वहां पर डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, जीरो। फंडा क्लियर होता है। अच्छा, अब यहां पर हम एक चीज बोलते हैं कि अगर हम जो अभी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत पास पास है तो उसके बीच में डिस्टेंस है नहीं, तो अब हमने क्या करा, एक्सटर्नल फील्ड लगा दी। क्या लगा दी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने उनको कोशिश करके आपस में थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया, तब उनके बीच में क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट आ गया। तो इस डाइपोल मोमेंट को, जो ये नया डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इसके एग्जांपल ले सकते हो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बेंजीन है, मीथेन है, एक्सेट्रा। अब देखो थोड़ा सा आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। डायग्राम देखो, फर्स्ट डायग्राम देखो, यहां पर देखो HCl को देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये आपस में क्या है, थोड़े थोड़े सेपरेटेड हैं, दूर दूर हैं। अच्छा जी, H2O को देखो, दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस प्रेजेंट है। इसको हमने नाम क्या दिया है, कौन से हैं, पोलर, जिसके अंदर अपने आप ही पहले से ही डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है। अब जो डिफरेंस समझना है ना, वो ये समझना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट में समझ लेना। अब देखो, जो ये फर्स्ट केस है A और ये केस है B, अभी हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई। देखो सबके पास इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो है, बट जो कलेक्टिव एक्शन है वो कितना है, जीरो। देखो कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, तो हमारे पास क्या है, सबका देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सबकी वैल्यूज़ क्या है, अलग अलग आ रही हैं। तो इसलिए नेट रिजल्ट कितना आता है, जीरो। बट इंडिविजुअली हर एक मॉलिक्यूल के पास अपना क्या है, डाइपोल मोमेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा दी तो वो क्या होंगे, एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। अब यहां देखो नॉन पोलर के अंदर क्या है, इनके बीच में कोई गैप है ही नहीं, या दोनों आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं, या इनका हम क्या बोल देते हैं, डाइपोल मोमेंट कितना है, जीरो। एक्सटर्नल फील्ड लगाने की वजह से इनमें क्या आ गया, गैप आ गया। गैप आने की वजह से क्या शो कर दिखाते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो देखो यहां देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो, और ये कैसे हैं आपस में, पास पास। तो हमारे पास यहां पर क्या है, नो डाइपोल मोमेंट। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्या है, अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल फील्ड कर दिया, तो यहां पर क्या आ गया, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। फंडा क्लियर हो गया, ओके। अब E इक्वल टू जीरो है पोलर के अंदर, तो आपस में क्या है, इंडिविजुअली सबका रिजल्ट आ रहा है, पर नेट रिजल्ट निकालते हैं तो कितना आता है, जीरो। E नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास क्या होंगे, सारे के सारे अलाइनमेंट में आ जाएंगे और मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्लियर होता है। चलो अब जो कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन। देखो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पोलराइज करना। पोलराइज का मतलब है बहुत सारी चीजों को एक डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करने को बोलते हैं पोलराइज करना। जैसे आपने इलेक्शंस में भी देखा होगा कि भाई लोगों को पोलराइज किया जा रहा है किसी एक पार्टी की तरफ, होती है ना, इस तरह की कुछ बातें सुनी होंगी कभी। तो यहां पर भी क्या है, पोलराइज, द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ परमानेंट
और इंड्यूस्ड डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो आपके पास 5, 6, 10, 20, 100, 1000 कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, उन पर डाइपोल मोमेंट था, क्या सारे के सारे सेम डायरेक्शन में जाएंगे? देखो यहाँ एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल बेस्ट है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, पर क्या सारे के सारे एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? नहीं जा रहे ना। तो इसको क्या कहा जा रहा है? पोलराइज करने की कोशिश करना, कि इसको एक डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे जैसे होते जाएंगे तो वो परफेक्टली एक अलाइनमेंट बन जाएगी, और सारे के सारे कैसे बन जाएंगे? देखो ऐसे बन जाएंगे। क्लियर हो रही है बात, कि सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो पोलराइजेशन हमारे पास क्या हो गया? अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। अलाइनमेंट मतलब क्या हो गई? डायरेक्शन। अलाइनमेंट का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ परमानेंट जो हमारे पास पोलर होते हैं, या इंड्यूस्ड नॉन पोलर होते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन और जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन है, दोनों को आपस में क्या कर दिया? सेम कर दिया। चलो जी, तो ये क्या हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पोलराइजेशन वेक्टर P को देखें तो क्या होता है ये? देखो, तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो मतलब क्या हो गया? कैपिटल P। यहाँ 3 तरह के P होंगे, पहले तो तीनों तरह के P को समझ लो भाई। एक P के ऊपर वेक्टर है, इसको हमने क्या कहा? पोलराइजेशन वेक्टर। समझ में आती है बात? एक होता है स्मॉल p, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, और एक होगा कैपिटल P, जिसको हम बोलेंगे प्रेशर। ये फंडा समझ में आता है तीनों का? चलो जी, तो जब पोलराइजेशन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल होता है? डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, या इसी को 1 बाय वॉल्यूम को हमने क्या नाम दिया है? n। क्या नाम दिया है? n। तो फॉर्मूला कितना बन गया? np, और यहाँ पे p क्या है? स्मॉल, और ये हमारे पास क्या है? डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना भाई, हमारे पास इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे? np हो गया। अब मैंने बताया n की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाय वॉल्यूम, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू में लेंथ। तो ये बोल सकते हैं 1/AD। तो कितना आ गया? डाइपोल मोमेंट Q, P कितना होता है? Q इंटू 2A, विच इज इक्वल्स क्या बोल सकते हैं? QD बोल सकते हैं भाई, डिस्टेंस ही तो है। चलो तो वैल्यू प्लेस करो, QD AD, D से D कैंसिल, तो Q बाय A विच इज इक्वल्स टू सिग्मा। इसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन वेक्टर। पढ़ना क्लियर हो गया? तो यूनिट आ गई हमारे पास कूलम पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस कितने आ गए? L-2T1A1। क्लियर? ओके। अच्छा, एक बात और आपको यहाँ समझनी पड़ेगी, वैसे तो ये आपको बात पता ही है ऑलरेडी, कि हमारे पास अगर हम पैरेलल प्लेट के बीच में कुछ भी रख दें तो वहाँ पर क्या होगा? चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। चलो जी, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया? नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव, और सेकंड वाले के पास कैसा रह जाएगा? नेगेटिव। ठीक। अब यहाँ एक चीज़ जो समझने की है, अभी हमने बात करी थी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट, वो तो हमें समझ में आ गया। तो अब इसे यूज़ कैसे करते हैं इसको देखो। मान लो आपके पास ये प्लेट है, फर्स्ट प्लेट, ये कैसी है? सेकंड प्लेट। ये कैसी थी? पॉजिटिव, और ये कैसी है? नेगेटिव। अब इसके बीच में हमने क्या रख दिया? एक प्लेट रख दी। प्लेट रखी तो क्या हुआ? अब समझना, इस पॉजिटिव की वजह से इसके अंदर क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, और यहां पर क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आती है बात? चलो जी, एक्चुअल जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी E0, उसकी डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है E0 की। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E0। पर अंदर की तरफ भी तो एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर जो ये फील्ड प्रोड्यूस हुई है, इसको हम बोलते हैं ई इंड्यूस्ड, EI। तो ये कौन सी हमारे पास? देखो, ये तो एक्चुअल थी, एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कैसी है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक
फील्ड। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि इंड्यूस्ड जो होगी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो नेट निकाल लें, ई नेट किसके इक्वल होगा, ई नॉट माइनस ई आई। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, रिजल्ट जो आएगा वो कैसा हो जाएगा, रिड्यूस। फंडा क्लियर? ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें करते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि लेट ई नॉट, वी नॉट एंड सी नॉट, तीन चीज़ें हैं सबसे मेन हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है। ई नॉट, वी नॉट, सी नॉट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस इन द एब्सेंस के अंदर देखते हैं। अभी हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, अभी हमने कोई डाइलेक्ट्रिक का यूज़ नहीं करा है, तो क्या आंसर आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, V बाई डी। चलो जी, तो V बाई डी लगा दो, तो V नॉट बाय डी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय ई की वैल्यू होती है ना, हमें पता है ना ई की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर गोस थ्योरम। एप्लीकेशन सॉल्व करी थी, चलो जी, तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, सबसे पहले देखो मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा दोनों का, ई नॉट माइनस ई आई। तो क्या होगा हमारे पास, देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो अब क्या होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा आई। ई नॉट की वजह से कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई आई की वजह से कितना होगा, सिग्मा आई डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों को माइनस कर दो तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा आई नॉट। तो सिमिलरली क्यू की टर्म्स में आ जाएगा, क्यू बाय ए, क्यू माइनस क्यू आई बाय ए एप्सिलॉन नॉट, या फिर वी बाय डी। फंडा क्लियर? अब कैपेसिटेंस को देखो, एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, क्यू बाय वी नॉट, ठीक। और अगर हम सी को सॉल्व करेंगे इन द प्रेजेंस में, तो क्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, क्यू माइनस क्यू आई। फंडा क्लियर हो रहा है? अच्छा जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, वैसे ही मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो K इक्वल टू कितना होता है, ई नॉट बाय ई। मतलब क्या है हमारे पास, याद रखना, सिर्फ कैपेसिटर छोड़ दो, सिर्फ क्या छोड़ दो, कैपेसिटर, बाकी सबका रिलेशन सेम आता है, वैक्यूम डिवाइड बाय मीडियम, वैक्यूम डिवाइड बाय मीडियम। देखो ध्यान दो, वैक्यूम डिवाइड बाय मीडियम, वैक्यूम डिवाइड बाय मीडियम। यहां पर क्या हो रहा है, मीडियम डिवाइड बाय वैक्यूम। तो सी क्या है, इन मीडियम, मीडियम का हो या डाइलेक्ट्रिक का हो, डिवाइड बाय वैक्यूम। अब सी से रिलेटेड जो जो है उसको देख लो, क्यू एंड सिग्मा और एप्सिलॉन। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर देखो ई वी और एफ, ई वी एफ कह सकते हो, तो ये तीनों किस में रहेंगे, वैक्यूम डिवाइड बाय मीडियम। सी क्यू सिग्मा एप्सिलॉन ये सारे के सारे किस में रहेंगे, हमेशा मीडियम डिवाइड बाय वैक्यूम। फंडा क्लियर हो गया? चलो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखो देखो देखो, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या निकली हमारे पास, देखो k इक्वल्स टू q बाय q माइनस क्यू आई, यही आ रहा है। चलो इसको सॉल्व कर लो और ये देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे आता है। सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, q इक्वल्स टू के क्यू माइनस के क्यू आई। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये आ गया इस तरफ, ये आ गया इस तरफ, तो कितना हो गया हमारे पास, के क्यू आई विच इज़ इक्वल्स टू के क्यू माइनस क्यू। यहाँ से क्यू कॉमन निकाल लो, के माइनस वन, यहाँ कितना हो गया, के क्यू आई। तो वैल्यू आपको किसकी चाहिए यहाँ पर, ध्यान देना आप, आपको वैल्यू चाहिए क्यू आई की। तो क्यू आई इज इक्वल्स टू क्यू के माइनस वन डिवाइड बाई के। इसको सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, क्यू आई विच इज इक्वल्स टू क्यू वन माइनस वन ओवर के। फंडा क्लियर होता है? सिमिलरली अगर चार्ज से निकालना, तो चार्ज के बाद क्या हो जाएगा आपके पास, सिमिलरली किस में आ जाएगा, सिग्मा में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो अब देखते हैं भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो जो खास बातें वो ध्यान देने की। देखो ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक। पैरेलल प्लेट के बीच में जो भी लाइन ऑफ फोर्स काम करेगी उसको हम पढ़ेंगे। उसके ऊपर ना एक वर्ड बोलते हैं एज इफेक्ट, उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ना हम इनको बहुत पास पास मानकर चलते हैं, जिससे इसके एज इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर दूर दूर ज़्यादा दूर हो जाए तो एज इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे पास काम करता है। देखो आप डायग्राम में देखना,
दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट। देखो ऊपर वाली फील्ड पे देखना, बिल्कुल ऊपर से, यहाँ से और यहाँ से, या नीचे से यहाँ से और यहाँ से, जो ये लाइन ऑफ फोर्स बेंड कर रही है ना, इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। अगर बहुत पास पास होगी तो ये जो बेंडिंग है वो ज़्यादा काम नहीं करती। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है। देखो एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, इन दोनों के बीच में कितना कैपेसिटेंस है, ये तो बिल्कुल इजी सा है, मैं आपको वैसे करवा देता हूँ। देखो ध्यान दो, दो प्लेट के बीच में, अब हमें पता है E की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को क्या बोल सकते, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं। सिग्मा हो गया हमारे पास। अच्छा जी, तो हमें क्या चाहिए, C। अच्छा C से पहले V निकाल लो, E इज इक्वल्स टू VD बोल सकते हो। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, QD बाय A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक का फंडा क्लियर होता है कि नहीं होता, इजी था। चलो अब देखो, मुझे C निकालना है कैपेसिटेंस, C इज इक्वल्स टू, Q इज इक्वल्स टू CV, Q बाय V। तो Q डिवाइड बाय V की वैल्यू रख दो, QD बाय A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल, तो कितना आ गया, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। फंडा क्लियर होता है, बिल्कुल इजी सा है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस किस में आ गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। फंडा क्लियर? ओके चलो अब यहाँ देखते हैं इसने कैसे कैसे करवाया हमें। देखो इसने क्या कहा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ये किसकी निकाली हमने, फर्स्ट फेज की, फिर किसकी निकाली, सेकंड फेज की, फिर टोटल निकाल दी। सिमिलरली QD निकाल दिया और आखिरी में क्या निकाल दिया, सोल्यूशन। अच्छा जी, अब ये क्या बोलता है, ये हमारे पास क्या बन गया है, अभी बीच में क्या है हमारे पास, एयर प्रेजेंट है। अच्छा इसको देखो कैसे, अब एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हमेशा क्या लिखा जाता है, C इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के बीच में प्रेजेंट क्या है, एयर प्रेजेंट है। फॉर एयर K इक्वल्स टू 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, C नॉट इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, क्योंकि K की वैल्यू कितनी आ गई, 1। फंडा क्लियर? अब आता है, देखो ये पूरा का पूरा हमारे पास डेरिवेशन हो गया। अब यहाँ डेरिवेशन के साथ साथ एक एडिशनल पॉइंट है, इसको थोड़ा समझते हैं। एडिशनल पॉइंट ये कहता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 प्लेट ले ली हमने। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया। मान लो ये पॉजिटिव था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, बोलो बोलो, नेगेटिव। क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव। फंडा क्लियर होता है? तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, एक से ज़्यादा प्लेट्स आ जाती हैं, तो उसका फॉर्मूला कितना है, नंबर ऑफ प्लेट्स काउंट कर लो। तो नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है हमारे पास, n इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो जस्ट फॉर्मूला लगा दो, कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू n माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये आपको शॉर्टकट है और आपको ये बहुत जगह पर काम आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, चलो जी, तो अब बात करते हैं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा जी, 2 प्लेट ले ली हमने, यहाँ पर क्या करी, ये हमारे पास क्या है, प्लेट 1, और ये क्या है हमारे पास, प्लेट 2। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। तो फोर्स को देखो बहुत ज़्यादा तरीके से आप निकाल सकते हो, या सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हो। और प्रेशर, फोर्स किसके इक्वल होता है, क्यू ई के, किसके इक्वल होता है, क्यू ई होता है। चलो जी, ई किसके इक्वल होता है हमारे पास, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होती है। वैल्यू प्लेस कर दो, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर आप रखना चाहो तो यहाँ पर क्या रख सकते हो, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट रख सकते हो। तो यहाँ पर भी आप रखना चाहो तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। फंडा समझ में आया, क्लियर होती है बात? तो ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स। अच्छा जी, यहाँ पर देखो अभी इसने कई तरीके से आपस में सॉल्व करने की कोशिश करी है। ये देखो किसकी वजह से, ड्यू टू वन फेस। ये तो क्या थी, टोटल फोर्स,
क्या थी, टोटल फोर्स, और यहाँ पर ये क्या दे रखी है, फोर्स, अरे भाई रेड हो जाओ, ड्यू टू वन फेस। क्लियर होगी बात? चलो जी, अब यहाँ बात करते हैं किसकी, अपनी प्रेशर की, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया करते हो तो वैल्यू कितनी आएगी, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, देखो यहाँ पर कितना है, हाफ एप्सिलॉन ए ई स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाई करोगे एरिया से एरिया तो कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर के टर्म्स में। ठीक है, चलो अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। अब हमारे पास क्या क्या है, ये थोड़ी सी आपको बातें समझनी है। ये सारे पॉइंट समझ में आते हैं तो फिर मैं आपको दो डेरिवेशंस करवाऊंगा। पहले तो चीज़ों को समझो। हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस या डिक्रीज होती है। वैसे तो मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज क्यों हो जाती है कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर के अंदर अगर आपने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो डाइलेक्ट्रिक रखने से आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ई नेट, किसके इक्वल आती है, ई नॉट माइनस ई आई। ये बात समझ चुके हो, बात समझ चुके हो ना। चलो जी, तो अब यहीं से इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय ई। तो ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ई इंड्यूस्ड या ई मीडियम कुछ भी कह सकते हो, ई आई कह सकते हो। तो ई नॉट बाय के, फंडा समझ में आता है, बात समझ में आती है। चलो जी, अब स्टेप बाय स्टेप देखते चलो, चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये रिड्यूस हो गई हमारे पास। अच्छा, कितनी रिड्यूस हुई, वैल्यू प्लेस कर दो। ई आई की वैल्यू हमने क्या रखी है यहाँ पर, ई इक्वल टू कितना हो गया है, ई नॉट, ई इंड्यूस नहीं, यहाँ कितना आएगा, चलो 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 चलो, ई मीडियम, यस, तो ई मीडियम, देखो देखो देखो, ई मीडियम इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय के। चलो जी, इसकी वैल्यू निकाल दो। तो ई नॉट बाय के विच इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई। तो ई आई की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 ओवर के। हम पीछे भी निकाल चुके हैं। तो सिमिलरली आप सिग्मा में निकालना चाहो, सिमिलरली आप चार्ज में निकालना चाहो। ठीक है, अब यहाँ कुछ कंडीशंस आती हैं, कंडीशंस को आपको समझना है जिससे आप डेरिवेशन समझ पाओगे। कंडक्टर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, के इक्वल्स टू कितना होता है, इनफाइनाइट। अच्छा, अगर मान लो आपने क्यू आई को क्यू के इक्वल रख दिया, जो इंड्यूस चार्ज है वो चार्ज क्यू के इक्वल आता है, तो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कितनी हो जाएगी, सिग्मा। तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, 0। आप वैल्यू प्लेस करके देख लो, यहाँ पर दोनों को सेम रखोगे तो के इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, इनफाइनाइट हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, क्यू इक्वल्स, क्यू आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 ओवर के। के इक्वल्स टू कितना है, इनफाइनाइट। तो 1 बाई इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, क्यू आई इज इक्वल्स टू क्यू 1 माइनस 0। तो क्यू आई किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के। और ये किसका केस है, कंडक्टर्स का, जहाँ पर, या मेटल्स का, जहाँ पर के की वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट। अच्छा, अब यहाँ देख के चलो, यहाँ से आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि अगर हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक और एक कंडक्टर साथ साथ में डाल दिया तो इनके तीनों पार्ट्स को देखना। देखो जो फर्स्ट पार्ट है, देखो इसे बोलते हैं ओपन पार्ट। ये पार्ट कौन सा है मेरे पास, ओपन पार्ट। ये कौन सा है, ओपन पार्ट। ये कौन सा है, ओपन पार्ट। फंडा समझ में आता है। इसके लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो कितनी आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट कर सकते हो। ठीक है, अब इस पार्ट के लिए निकाल लोगे, सेकंड पार्ट के लिए, तो कितना आ जाएगा, ई नॉट बाय के। और थर्ड पार्ट कंडक्टर के लिए निकालोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। फंडा समझ में आता है, क्लियर होती है यहाँ तक की बात। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई हमारे पास जब भी फ्री स्पेस होगा तो के इक्वल टू 1 हो जाएगा, उसको सॉल्व कर दोगे। सेकंड, जब आपके पास क्या आ रहा है, अगर आप इंड्यूस्ड की बात कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो ई नॉट बाई के आ जाएगा। और थर्ड कितना आ जाएगा, 0। फंडा क्लियर है यहाँ तक। चलो अब क्या कर रहे हैं हम, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो ध्यान दो इस पे, कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो ध्यान देने की बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पर जो सीखने वाली बात है, हमें निकालना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस एक तो होगा पहला फर्स्ट पॉइंट, सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई टी। ये कब होता है, इन एयर। कहाँ पर होता है, इन एयर। तो केस 1 ले लें, केस 1
ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसके बीच में क्या है, फील्ड है, और क्या प्रेजेंट है, एयर। तो सी नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय टी। फंडा क्लियर। चलो जी केस 2 लेके चलो। केस 2, अब यहाँ पर हमने क्या करा है, एक कंडक्टिंग प्लेट को रख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट को रख दिया, तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, d, और ये कोई थिकनेस कितनी है, t। चलो जी सॉल्व करो। अब इसके बीच में वैल्यू कौन सी होगी, फील्ड कौन सी होगी, ई नॉट, और यहाँ कौन सी होगी, ई एम, मीडियम की वजह से, ठीक है। चलो जी तो अब निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या हो गया, ये तो हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, फाइंड पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स। सो V इज इक्वल टू कितना होता है, ED होता है, ये तो हमें पता है। पर यहाँ पर क्या हो गया, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक एयर का पार्ट है और एक इसका है हमारे पास कंडक्टर का पार्ट। तो V इज इक्वल्स टू E नॉट D माइनस टी प्लस ई एम टी लिख सकता हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट को समझो, जो एयर वाला पार्ट है उसका डिस्टेंस कितना है, d माइनस टी, और दूसरा कितना है हमारे पास, ई एम टी। टी मतलब क्या है, थिकनेस, ठीक हो गया। चलो यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू सॉल्व करते हैं। हमें पता है k इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय ई एम होता है, पता है। ई एम कितना हो गया हमारे पास, ई नॉट बाय के, और k इक्वल टू कंडक्टर के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी देखो भाई, ई नॉट बाय इन्फिनिटी विच इज इक्वल्स टू 0। फंडा क्लियर। वैल्यू प्लेस कर दो, तो v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ई नॉट डी माइनस टी प्लस में 0। तो v की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, ई नॉट डी माइनस। अब निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय V। तो कितना हो गया, Q डिवाइड बाय, अब V से पहले E नॉट की वैल्यू प्लेस कर दो। E नॉट की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, या फिर सिग्मा की जगह हम क्या रख सकते हैं, Q बाय A की टर्म्स में भी ले सकते हैं। चलो जी तो यहाँ पर V की वैल्यू रख दो, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। फंडा क्लियर। तो C इज इक्वल्स टू Q बाय V, तो Q डिवाइड बाय Q A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D माइनस टी। Q से Q कैंसिल, तो कितना आ गया, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात। अच्छा अगर मैं D कॉमन निकाल लूँ तो क्या होगा, चलो D कॉमन निकाल लो, तो C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D ब्रैकेट 1 माइनस टी बाई डी हो गया। तो ये जो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पार्ट क्या है, सबसे पहले वाले पार्ट के इक्वल है, इस वाले पार्ट के इक्वल है, एयर वाले पार्ट के। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, C इज इक्वल्स टू C नॉट टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी बाई डी। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात। तो इससे क्या पता लगता है, C इज ग्रेटर देन C नॉट, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, इफ़ T इज इक्वल्स टू डी, दोनों को सेम कर दो, तो C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर हो गई बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट। क्लियर, ओके। चलो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो देखो अब सबसे पहले तो क्या स्टेप होगा, वही पहले जैसे हमने रिपीट करा, एग्जैक्टली सेम थिंग चलेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इन एयर, क्या होना चाहिए हमारे पास, इन एयर। तो एयर में रखोगे तो ये क्या है, एयर है बीच में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो C नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। फंडा क्लियर होता है। अच्छा जी अब आ जाओ सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस क्या कहता है, ये हमारे पास पहली प्लेट, ये हमारे पास सेकंड प्लेट, इसके बीच में हमने क्या रखा है, एक डाइलेक्ट्रिक। थिकनेस कितनी है उसकी, T, टोटल डिस्टेंस कितना था, D, ठीक है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी, E नॉट,
और अंदर क्या होगा अब उसे देखना है। देखो ये पॉजिटिव है, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा ड्यू टू इंडक्शन, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ कैसा आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बनेगी ई एम, क्या वैल्यू आएगी ई एम की। तो अभी इस चीज़ को देखना है k इक्वल्स टू ई नॉट बाय ई एम, हमें पता है ई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी ई नॉट डिवाइड बाय के। ये फंडा समझ में आया कि नहीं आया, ये तो हमें आता है समझ में। चलो जी अब सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन क्या है इसका, सबसे पहली बात है हमें क्या निकालना है, C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी, यही चाहिए। तो चलो पोटेंशियल निकालते हैं बिटवीन द प्लेट्स। फाइंड पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है बिटवीन द प्लेट्स। तो बिटवीन द प्लेट्स निकालोगे तो क्या होगा हमारे पास, चलो जी तो चलो 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 V इज इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई एम टी। ये फंडा समझ में आ चुका है। चलो तो ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई एम की वैल्यू अब हमने यहाँ निकाली है ना, ई नॉट बाय के, ई नॉट बाय के टाइम्स ऑफ डी। तो ई नॉट कॉमन निकाल लूँ, ई नॉट कॉमन तो कितना बच गया डी माइनस टी प्लस टी बाय के। फंडा क्लियर। ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, बस वैल्यू प्लेस करो। तो कितना आ गया हमारे पास V इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। फंडा क्लियर। V की वैल्यू आ गई। चलो जी अब किसकी वैल्यू निकालनी है C की। C इक्वल्स टू कितना होता है क्यू बाय वी विच इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। ऊपर कितना आ जाएगा बोलो बोलो बोलो, ये क्या है हमारे पास V, ये तो सामने है तो ये ऊपर जाएगा। चलो चलो तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये वाइट रखो तो Q की वैल्यू Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में D माइनस टी प्लस टी बाय के। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आती है बात। चलो जी तो Q से Q कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। क्लियर। तो ये अब आपके पास क्या हो गया कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन C नॉट। क्लियर। अच्छा यहाँ पे भी एक कंडीशन लगा के देख लें, व्हेन T इज इक्वल्स टू डी, T इज इक्वल्स टू डी, तो C नॉट की वैल्यू C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान दो भाई T इक्वल टू डी, ये कैंसिल हो गया तो D बाई के, तो A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइड बाई D, तो ये कितना हो गया C K टाइम्स ऑफ C नॉट, K टाइम्स ऑफ C नॉट। फंडा क्लियर। ओके यहाँ पर देखो अलग अलग वैल्यूज भी आ सकती हैं, T इक्वल टू डी की जगह पर T इक्वल टू डी बाई टू आ सकता है, 3D बाई टू आ सकता है, जो भी वैल्यू आएगी सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ पर प्लेस करनी है। तो आप देखो केसेस देखते जाओ और थोड़ा सा ऐड ऑन करते जाओ कि हमारे पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो हम रेडी होने चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। डिफरेंट केसेस। पहला, इफ मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक स्लैब आर प्लेस्ड बिटवीन द कैपेसिटर देन, भाई अगर मान लो आपके पास एक की जगह 2 3 4 ऐसे रखे हुए, ये आपकी प्लेट्स हैं, ये आपके पास पहला डाइलेक्ट्रिक, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक, ये तीसरा डाइलेक्ट्रिक, ये फोर्थ डाइलेक्ट्रिक, ऐसे भी तो आ सकते हैं ना, आ सकते हैं। चलो जी तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। उस केस में क्या करोगे इसको समझना है, सबकी थिकनेस को देख लो, देखो फंडे को समझना। D माइनस टी होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है D माइनस टी, तो यहाँ कितना आ जाएगा D माइनस T1 माइनस T2 अप टू Tn, जितने भी हैं। पहला फंडा क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप क्या था T बाय के, तो यहाँ कितना हो जाएगा T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 एंड सो ऑन। फंडे क्लियर हो गए दोनों के दोनों। तो बस एप्सिलॉन नॉट A बाय ये हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला। दूसरा क्या बोलता है, इफ द स्लैब इज कंप्लीटली फिल्स द स्पेस, कंप्लीटली फिल्स द स्पेस मतलब क्या हो गया D इज इक्वल्स टू T। तो अब ये मैंने आपको करवा ही दिया है तो ठीक है।
थर्ड क्या है, अगर कंडक्टिंग स्लैब आ जाए, कंडक्टिंग स्लैब का भी हम कर चुके हैं, तो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर के इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले को समझो, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी, टी बाई इनफाइनाइट, या टी बाई के था, के की जगह इनफाइनाइट, तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी। ठीक है, चलो चलो चलो, फोर्थ में भी सेम चीज़ है हमारे पास। इफ़ द स्पेस को तो हमने क्या कर दिया, कंप्लीटली फिल कर दिया। हमने यहाँ दो कंडीशन एक साथ लगा दी, t इक्वल टू डी और k इक्वल टू इनफाइनाइट, तो हमारे पास c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। फंडा क्लियर? ओके, चलो जी, अब कुछ गोल्डन की पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं और समझते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, देखो अगर दो प्लेट्स हैं पैरेलल रखी हुई है, अगर उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया, क्या कर दिया, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, तो जहां तक वो दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं बस वही एरिया काम करेगा, बाकी एरिया काम नहीं करेगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा सा प्लेट्स को ऊपर नीचे कर दिया, तो जो ये इतना एरिया है ना, जहाँ तक प्लेट्स आपस में टच कर रही हैं, जहाँ तक फील्ड काम कर रही है, तो यही एरिया काम करेगा, बाकी का एरिया काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फंडा समझ में आया? ओके। दूसरी बात, अगर दोनों बहुत पास पास हैं, टच कर रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका जो साइड इफेक्ट्स होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं, उसको यूज़ नहीं करेंगे। और अगर वो टच कर जाएं तो वहाँ पर क्या होगा, उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ज़ीरो। फंडा क्लियर? ओके, देखो ये आ गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स ज़ीरो। ठीक, एज इफेक्ट कहाँ पर यूज होता है और कहाँ पर यूज नहीं होता। एज इफेक्ट अगर दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तब वो यूज होगा, और अगर उनके बीच में बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस है तो वहां पर हम मानकर चलते हैं, एक एजम्पशन है, देखो होता वहां पर भी है, सच बताऊं आपको, पर सिर्फ एक एजम्पशन मान लेते हैं कि वो बहुत छोटी सी लाइन है, तो उतना जो उसका कर्व इफेक्ट है वो वहां पर काम नहीं करता, या हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और बाकी नॉर्मल फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। Capacitance of a parallel plate capacitor does not depend on thickness and nature of metal। देखो जो आपने प्लेट ली है वो कितनी चौड़ी है उससे कोई लेना देना नहीं, प्लेट होनी चाहिए, दूसरी प्लेट होनी चाहिए। ठीक है, किस मेटल की है उससे कोई लेना देना नहीं है, उन दोनों के बीच में लेना देना होता है। इंटेंसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो E इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या V बाई डी, ये बात पता है हमें। चलो जी, फोर्स हम निकाल चुके हैं QE बाई 2 या CV स्क्वायर बाय 2D। प्रेशर निकाल चुके हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिर्फ याद रखने वाली बातें हैं। अब जो करवा रहा हूँ ना भाई, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे आपको इन चीज़ों को समझना है, देखो सबसे पहले तो ऊपर देखते हैं, इफ नथिंग इज मेंशन assume that battery to be disconnected। अब देखो क्या सिचुएशंस क्या आ रही हैं और न्यूमेरिकल फंसते कहाँ पर है, वो यहीं पे फंसेंगे कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है और कब यूज करना है। इसको बोलते हैं हम कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड। 100% लिख लो, इसे एग्जाम में आएगा ही आएगा, और ये सबसे ज्यादा हमारे पास क्या करता है, परेशान करने वाला टॉपिक है। और अगर एक बार समझ में आ गया ना, तो देखना कितना मक्खन की तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले देखो कि अगर कुछ नहीं दिया तो ये मान के चलना कि आपके पास जो आपका कैपेसिटर है वो कनेक्टेड ही नहीं है, डिस्कनेक्टेड है, और वहां पर चार्ज कैसा है, कांस्टेंट। चार्ज कैसा है, क्योंकि एक बार जो देना था दे दिया, चार्ज फिक्स हो गया। चलो, a parallel plate capacitor is connected to a battery V kept constant and dielectric slab is epsilon r is inserted। चलो इन चीज़ों को ना अभी देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व होंगी। अब सबसे पहले ना मान के चलो जिससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। मैंने कहा बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड, तो ये फंडा समझ में आया ना पहला, तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा, वो फ्री गिफ्ट है आपके लिए, समझना। डिस्कनेक्टेड सबसे पहले तो ये देखो, ये कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, यहां से हमने बैटरी के साथ इसे कनेक्ट कर रखा था, कनेक्टेड थी बैटरी के साथ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव यहां से कनेक्टेड थी, ये कह दो बैटरी। हो गया यहां पर। अब हमने क्या कर दिया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया।
तो डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पर होने वाली चीज़ जितना चार्ज आना था, तो चार्ज कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, वो तो आ चुका है। अच्छा, पोटेंशियल क्या होगा, लगातार डिक्रीज करेगा। ये दो बात अगर दिमाग में जाती हैं तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, फंडा क्लियर भाई। अब एग्जाम्पल लो मोबाइल का। मोबाइल को आपने कुछ नहीं करना, मोबाइल के अंदर सिर्फ आपने चार्जिंग करी जितनी करनी थी और उसके बाद प्लग हटा दिया और मोबाइल को स्विच ऑफ करके साइड रख दो। अब क्या हो रहा है, अब आप मुझे बताओ, एक दिन 2 दिन के बाद आप देखोगे तो उसकी वैल्यू धीरे 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 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप मोबाइल को स्विच ऑफ भी मत करो, साइड में रख के छोड़ दो, धीरे 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 वैल्यू क्या हो रही है उसकी, कम हो रही है। उसका पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, उसका वी क्या होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे इसको समझना। वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी, फॉर्मूले कितने थे आपके पास, 2, हाफ सी वी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर बाय 2c। सबसे पहले इसको समझ लो, जिससे ये पता लग जाए कि फॉर्मूला कब और कहाँ कौन सा यूज करना है। देखो ये फॉर्मूला Q, यहाँ पर Q कैसा है, कांस्टेंट है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करना है, कैपेसिटर पर। तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे कहाँ पर, डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड। फंडा समझ में आ रहा है। और ये कब करोगे, हाफ सी वी स्क्वायर, जब क्या होगी, बैटरी कनेक्टेड। फंडा समझ में आ रहा है। तो ये बैटरी कनेक्टेड और ये बैटरी डिस्कनेक्टेड, ठीक है, ये फंडा क्लियर हुआ। तो यहां पर डिस्कनेक्टेड में ये और कनेक्टेड में ये। तो अभी हम क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो कैपेसिटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फंडा क्लियर। अच्छा जी, अब यहां देखते चलो अलग अलग कंडीशंस में सबके साथ क्या होगा। चार्ज, अब केस नंबर 1 लेकर चल रहे हैं, फिल्ड विद मीडियम, मीडियम को फिल कर दो। भाई चार्ज के ऊपर क्या असर पड़ना है, चार्ज तो जितना जाना था जा चुका, तो उसके अंदर कोई भी केस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ना। फिल्ड विद मीडियम मतलब डाइलेक्ट्रिक। डिक्रीज द डिस्टेंस, डी को कम करो डी को ज्यादा करो, क्यू को क्या लेना देना। एरिया को इंक्रीज करो एरिया को डिक्रीज करो, इसको कोई लेना देना नहीं है। ये तीनों फंडे हैं किसके, इस बात को दिमाग में डालो भाई, ये तीनों फंडे इंपैक्ट डालते हैं कैपेसिटेंस के ऊपर। किसके ऊपर डालते हैं, कैपेसिटेंस। क्यों, फॉर्मूला क्या यूज करा, क्यू स्क्वायर बाय 2c, तो Q तो कांस्टेंट हो गया, दफा करो भाई उसे, बचा गया सिर्फ और सिर्फ C। तो C पर होने वाले इंपैक्ट किस किस के हैं, या तो डाइलेक्ट्रिक का है, एरिया का है, या फिर लेंथ का है। यही चीज तो यूज कर सकते हो, इसके अलावा कुछ यूज नहीं हो सकता। चलो जी, अब यहां देखो V के ऊपर, V क्या होता है, Q बाय C। चलो पहले C को समझते हैं, जिससे आपको V निकालना ईजी रहेगा। अब फॉर्मूला क्या है C का, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये फंडा समझ में आता है। चलो, फिल्ड विद मीडियम, K आ गया तो इंक्रीज होगा, यहां लिख सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस डिक्रीज, D डिक्रीज होगा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, ठीक। एरिया इंक्रीज तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। चलो जी, अब देखो C क्या हो रहा है, तीनों ही केस में इंक्रीज, और यहां पर ये क्या है, इनवर्स रिलेशन में। तो C इंक्रीज होगा तो V कैसा होगा, डिक्रीज होगा तीनों ही केसेस में। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जब आपने K बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज। दूसरा क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का इसका कोई लेना देना नहीं है, अनचेंज। और अगर आप एरिया इंक्रीज कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। फंडा क्लियर। सिर्फ और सिर्फ आपको ये टेबल समझनी है और ये रियलाइज करना है कि किसका रिलेशन किसके साथ। देखो हमेशा याद रखना, पहले सबसे पहले चार्ज या पोटेंशियल को देख लो, चार्ज या पोटेंशियल को, फिर फॉर्मूला समझ लो कौन सा यूज करना है, फिर कैपेसिटेंस पकड़ लो क्वेश्चन के अंदर। कैपेसिटेंस समझ में आ गया तो सारे ही आपस में रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं एनर्जी की। मैंने एनर्जी आपको बताया, क्यू स्क्वायर बाय 2c करोगे, C बढ़ता जा रहा है तो एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फंडा क्लियर हो गया। चलो अब बात करेंगे बैटरी क्या है, कनेक्टेड। तो V कैसा हो गया भाई, कांस्टेंट, तो V कांस्टेंट। तो अब हमने क्या करा है, बैटरी कनेक्टेड, तो बैटरी कनेक्टेड में V कैसा हो गया, कांस्टेंट। फॉर्मूला वर्क डन का कौन सा यूज करोगे भाई, जल्दी जल्दी बोलो, मुझे पता है, हाफ सी वी स्क्वायर
इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? यूज दिस। तो अब स्टेप नंबर 3 क्या होगा? 3 स्टेप क्या होगा? फाइंड सी, इम्पैक्ट ऑन सी। बस सी के इम्पैक्ट निकालते जाओ, बाकी सारी वैल्यूज निकलती जाएंगी, देखते जाओ। अब देखो सबसे पहले आओ वी कैप्ट कांस्टेंट। तो वी कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या रहा? अनचार्ज, अनचेंज, अनचेंज। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ सी के पास। सबसे पहले हमने क्या करा? फिल्ड विद मीडियम। तो यहाँ पर क्या आ गया? के आ गया। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस डी आ गया, यहाँ एरिया ए आ गया। इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। अब चलो आ जाओ, Q इज इक्वल्स टू कितना होता है? CV। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। फंडा क्लियर हो गया? अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? V/D। क्या होती है? V/D। V तो क्या हो गया? कांस्टेंट। तो सबसे पहले मीडियम आने से कोई इम्पैक्ट नहीं है। जब D बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो D क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम। और एरिया का कोई लेना देना नहीं है तो क्या रहेगा? अनचेंज। अब ध्यान दो, हाफ CV स्क्वायर। वी तो कैसा है? कांस्टेंट। और कैपेसिटेंस क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या होगा? इंक्रीज इंक्रीज एंड इंक्रीज। फंडा क्लियर? समझ में आती है बात? क्लियर होता है? पक्का? चलो जी, तो यहां तक हमने क्या देखा? कैपेसिटेंस को देखा, कैपेसिटेंस के फंडा देखे और उसको हमने यूज करना सीखा। देखो आज की डेट में हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सीखा कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ क्या है, कि कहां पर जाकर वो ब्रेक होगा। ठीक, उसके बाद हमने पोलर को देखा, नॉन पोलर को देखा। वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी, कब वो इंड्यूस होगी। इंड्यूस कब होगी? जब नॉन पोलर के अंदर हमारे पास आपस में वो क्या है? स्टिक्ड है। तो उस पर जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हैं तो वहां पर क्या आती है? इंड्यूस्ड फील्ड आ जाती है। इंड्यूस्ड फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आएगा। ये बात समझ में आ गई? फिर हमने क्या देखी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमने देखा जब वो एयर में था तो C इक्वल्स टू कितना था? एप्सिलॉन नॉट A/D। फिर उसके बीच में हमने कैपेसिटर को रख दिया। कैपेसिटर को रखा तो कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट A/D-T। ठीक, फिर हमने क्या रखा उसके बीच में? एक डाइलेक्ट्रिक को रख दिया। किसको रख दिया? डाइलेक्ट्रिक को। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया तो कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D-T प्लस T/K। ये फंडा आ गया हमारे पास। चलो, जो उसके बाद सबसे मेन मुद्दा जो हमारा आज का रहा है वो रहा है कि जब बैटरी कनेक्ट करेगी एक्सटर्नल सोर्स के साथ, और या जब हमारे पास वो जो कैपेसिटर है डिस्कनेक्ट होगा एक्सटर्नल सोर्स से, तो किस तरीके से हमारे पास जो वैल्यूज हैं, पांचों फैक्टर क्या हैं? चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर और एनर्जी। ये पांचों फैक्टर किस तरीके से वेरी करते हैं। जब न्यूमेरिकल आएंगे तो हमें इन्हीं फैक्टर्स को क्या करना है? यूज करना है और उसको हमें सॉल्व करना है। यहां तक का फंडा क्लियर होता है? समझ में आती है बात? तो अब हम क्या करेंगे? इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और फिर सारे के सारे कॉन्सेप्ट को फिनिश करके फिर क्या करेंगे? हम MCQ करेंगे। ठीक है, चलो जी, टिल देन टेक केयर, बाय।